तो जैसे ये PSIR का है ना, ये इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ आसियान एज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। आसियान के बारे में सबको पता है और उसका सक्सेस पूछ रहा है, यानी काउंटर नहीं लिखना है हमको यहाँ पे, क्योंकि उसने एक्सप्लेन वर्ड लगाया है। तो देखिए सबको पता है भाई कि इसमें जो है ना 11 मेंबर हैं, जो है ना 1967 में बना हुआ है, ठीक है। अब इसका सक्सेस लिखना है, तो मुझे पता है भाई कि जो मेंस लिख रहा है वो सभी लिखेगा, लेकिन ऐसे कैसे 2 पेज में लिखें कि सारे पॉइंट्स को एड्रेस कर दिया जाए। और सबसे बेस्ट अप्रोच है पेस्टल अप्रोच। यहाँ पे पॉलिटिकली क्या सक्सेस है इसका, ये आपस में एक दूसरे के सोवरेनिटी को मेंटेन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अलेक्जेंडर वेंट इसने बोला है कि एनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट, है ना, ये इसी के बारे में बोल रहा है। सिक्योरिटी में क्या कि इनमें बॉर्डर डिस्प्यूट होते हुए भी कभी जो है ना ये ओपन बार आज तक नहीं लड़े हैं। देख लीजिए थाईलैंड और कंबोडिया, कभी इनके पास ओपन बार नहीं हुआ है। इंस्टीट्यूशनली भाई क्या है ना, आपस में इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं, कभी एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करते हैं। फिर इकोनॉमिकली देख लीजिए, इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, शायद से बेटर ही है। फिर एडिशनली कि इनमें अभी एक जो नया नंबर ऐड हुआ है ना 10 के बाद 11, तिमूर लिस्ते आई थिंक है वो, उसके बावजूद जो है ना ये लोग जो है ना आपस में क्या है ना कि है ना आइडेंटिटी को मेंटेन रखे हुए हैं। ये बताता है आसियान की ताकत। ये मैंने बताया, देखिए हर एंगल में बता दिया। अब कंक्लूजन कि आसियान जो है ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है पूरे वर्ल्ड में कि कोऑपरेशन को मेंटेन किया जा सकता है विदाउट फोर्सफुल, विदाउट कोएर्जन। ये टर्म आपको यूज करना पड़ेगा, विदाउट कोएर्जन। हाँ, ख़त्म हो गया। देख लीजिए कितना मैंने जनरल आंसर लिखा है, सब चीज़ सबको पता है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज ओपन रीजनलिज्म इन अपेक एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द डीप इंटीग्रेशन पाथ ऑफ यूरोपियन यूनियन। मतलब ये बोल रहा है कि अपेक का ओपन रीजनलिज्म क्या है और उसका यूरोपियन यूनियन से कैसे डिफर करता है। ये पहले ही मैंने बताया है कि यूरोपियन यूनियन से कंपेयर करवाएगा एग्जामिनर, कॉमन सेंस की बात है भाई। यूरोपियन यूनियन इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, यदि नहीं भी पूछा है तब भी जो है ना आप एक पैराग्राफ जो है ना अपने आंसर में लिख सकते हैं कंपेयर के तौर पे, जो उसको एज ए मॉडल लिया जाता है। आप एक कॉलम सबको पता है 1989 में बना है, ठीक है। अब देखिए पूछ रहे थे क्या ओपन रीजनलिज्म, तब क्या करेंगे लोग ना इसी को लिख देंगे 2 पेज। अरे भाई इसके 2 पार्ट्स हैं तो है ना, उसमें अलग कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो ओपन रीजनलिज्म में क्या लिखेंगे, ओपन मतलब क्या, फ्री ट्रेड होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन होगा, ओपन मार्केट होगा। इसमें कौन सा थिंकर लाएंगे भाई। जब भी फ्री ट्रेड की बात हो एडम स्मिथ को पिक्चर में लाइए। इसके बाद जो है ना डिफरेंस पूछ रहा था, क्या डिफरेंस है पता है भाई कि जो अपेक है ना वो बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है ना वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। दूसरी चीज़ क्या है ना सोवरेनिटी। आपको पता है भाई कि है ना जो अपेक है ना वो गार्ड सोवरेनिटी को फॉलो करता है। गार्ड मतलब प्रोटेक्टिव, लेकिन जो यूरोपियन यूनियन है वो शेयर्ड, मतलब कि आपस में शेयर करते हैं वो। तभी तो भाई ब्रेक्जिट बाहर हुआ उससे, बोलते भाई खतरा है हटाओ। अब देखिए इन्फोर्समेंट, चूँकि अपेक में इन्फोर्समेंट कम है तभी तो सोवरेनिटी मेंटेन्ड है, लेकिन उसमें इन्फोर्समेंट ज़्यादा होता है यूरोपियन यूनियन में। ये तीसरा डिफरेंस लिख दिया मैंने, खत्म हो गया। कंक्लूजन में मैंने लिख दिया कि जो अपेक है ना ओपननेस है और जो यूरोपियन यूनियन है ना क्या है, शेयर्ड सोवरेनिटी को फॉलो करता है। दैट्स इट। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था बेसिकली, क्योंकि ये करंट स्पेसिफिक पूछा है कि रूल्स ऑफ ऑरिजिन और ट्रेड बैरियर कैसे है ना नॉर्थ अमेरिका की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिससे नाफ्टा से क्या बन गया है, USMCA बन गया है बेसिकली। अब देखिए ये चीज़ मेरे को पता था कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से अगर US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट बन रहा है तो इसमें पावरफुल कौन है, USA है। तो अपनी पॉलिटिक्स चलाएगा भाई वो बोलेगा भाई कि एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, आप मुझसे खरीदो, लेकिन आप मुझे बेचो नहीं। और उसने वही किया है, सप्लाई चेन को पूरा जो है ना वो कर दिया गया, रिस्ट्रक्चर कर दिया है। ऐसे नॉन टैरिफ बैरियर बोलते हैं भाई कि है ना ये आपको जो है ना इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड से नहीं है, आपका सैनिटरी से वो स्टैंडर्ड नहीं है। मैं इसको बेचारा क्या करे, करना पड़ता है उसको, पीस रहा है बेचारा वो। तो वही है कहने का मतलब यहाँ पे कौन थिंकर आएगा, रियलिज्म। मैंने वही लाया है कि हर कुछ पावर है, जिसके पास पावर है वो राज कर रहा है। मैंने केवल यही लिख दिया है। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन का कंट्रीब्यूशन क्या है ग्लोबल जस्ट ऑर्डर में। भाई यूनाइटेड नेशन का मेन प्रिंसिपल ये जस्ट ऑर्डर, अब कंट्रीब्यूशन लिखना ही है, 3 पेज में लिखना है। तो अब देखिए आपको पता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना वो लिबरल आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है। अब फिर से मैंने यहाँ पे कैसे लिखता है, पेस्टल अप्रोच। सिक्योरिटी में ग्लोबल कलेक्टिव सिक्योरिटी पीस कीपिंग मिशन के थ्रू, सोशल में SDG गोल,
हाँ, और WHO की हेल्प से क्या कर रहा है, हेल्थ कर रहा है। अमर्त्य सेन को ला दीजिए यहाँ पे, देखिए थिंकर आ गया ना। पॉलिटिक्स में ह्यूमन राइट्स UDHR के थ्रू, लीगल में ICJ, इन्वायरमेंट में UNCCC। चूँकि बोल रहा है एग्जामिन, तो क्या कर दीजिए, बीटो पॉलिटिक्स भाई। चाइना इधर से करता है पॉलिटिक्स, उधर से करता है पॉलिटिक्स, ये इसका बिजनेस भी है। कंक्लूजन में यदि कभी भी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है कि यूनाइटेड नेशन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स मेंबर वांट टू बी। ये कोफी अनन के स्टेटमेंट है, जो उसके सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं ये 2 बार। हाँ, तो ये जो है ना ऐसा लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बी मिस्टेक का रोल बताना है। अब ये लो फिर से रोल पूछ दिया। सिराज मोहन ने बोला था कि जो बी मिस्टेक है ना, बे ऑफ बंगाल में सबसे मोस्ट यूनाइटेड जियो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि सार्क जो है ना डेडलॉक में है, तो अच्छा ऑप्शन है बी मिस्टेक है। इसके रोल पूछा है, फिर से वही इकोनॉमिकली क्या है कि आपस में कम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल वैल्यू चेन बना हुआ है। पॉलिटिक्स में क्या करते हैं, है ना, जैसे कलादान प्रोजेक्ट बना है, इससे इंडिया जो है ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का है ना अच्छे से एक्सेस कर पा रहा है। यहाँ पे मैंने लाया फंक्शनलिज्म अप्रोच को, क्योंकि ये बोलता है कि यदि किसी से दोस्ती करना है ना, तो है ना उसमें कुछ है ना नीड पैदा करो, जिससे तुम्हें बात करने में विवश हो जाए। तो ये है कोऑपरेशन थ्रू टेक्निकल नेसेसिटी बेसिकली। फिर जो है ना टेक्निकल में डाल दीजिए ई गवर्नेंस, इंडिया का जो UPI है। इन्वायरमेंट में क्लीन एनर्जी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो इंडिया भूटान के बीच में है। सिक्योरिटी में बी मिस्टेक की जॉइंट एक्सरसाइज है। डिजास्टर मैनेजमेंट में साइक्लोन से रिलेटेड जो बनाया गया अभी अर्ली वार्निंग सिस्टम। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है भाई, ट्रेड डिस्प्यूट, बॉर्डर डिस्प्यूट, देखिए सब में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ध्यान रखना जो बी मिस्टेक है ना, ये एक टेस्ट पॉलिसी को अच्छा कर रहा है बेसिकली, ध्यान रखना। और जो BRI जो प्रोजेक्ट है ना चाइना का, उसको काउंटर भी करता है ये। तो जो है ना ये सार्क का अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है इसे, ये ध्यान रखिएगा। फिर है सार्क, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्क क्यों फेल हो गया है और उसको क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए। सार्क के बारे में सबसे मोस्ट फेमस स्टेटमेंट ये है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कल्चरली कनेक्टेड सार्क ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड भी यही है। चूँकि आपको मतलब जो है ना थोड़ा सा सरप्राइज होगा जानकर कि केवल 5% ट्रेड होता है इनके बीच में आपस में, केवल 5% है। ये वर्ल्ड बैंक ने भी हाईलाइट किया है कि जो है ना बहुत सरप्राइज की बात है। हाँ, और आपको पता है क्यों, फर्स्ट पाकिस्तान और इंडिया राइवलरी दिया जाएगा सिक्योरिटी में। इंस्टीट्यूशनल में क्या, सार्क की एक दिक्कत जानते क्या है कि जब तक सभी मेंबर एग्रीड नहीं होंगे ना तो कोई बिल पास ही नहीं होता है, और पाकिस्तान कभी एग्रीड होता ही नहीं है। ये दिक्कत है यहाँ पे। इकोनॉमिकली आपको बताया मैंने कि ट्रेड ही नहीं करते आपस में ये। पॉलिटिकली अफगानिस्तान में जो अभी जो पॉलिटिकल चेंज हुआ, मिलिट्री कूप, इसके बावजूद जो है ना इंडिया से डरते हैं ये। क्योंकि जानते क्या है, इंडिया की 70% GDP का जो है ना ये पूरा इन कंट्री का GDP मिला दो, इंडिया का 70% GDP ये इक्वल है बेसिकली। इसके बाद जो है ना चाइना भी इसमें थोड़ा सा जो है ना ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है BRI प्रोजेक्ट के थ्रू। तो कुछ रीज़न है क्या लेना चाहिए हमको स्टेप्स। एक तो क्या है कि हमको बायलैटरल इशू भूल करके हमको जो है ना मीटिंग करवाना चाहिए। कुछ अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन पे भी ध्यान देने की जरूरत है, जैसे BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बी मिस्टेक्स है। और फिर जो है ना एक तो ये बहुत अच्छा सजेशन है, कंसेंसस वाला जो सिस्टम है ना उसको हटा के मेजोरिटी वाला सिस्टम लाओ, फिर एक सार्टा साइन करवा दो। तो देखिए वही मतलब इंडिया को थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन है ना वो अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन से कैसे डिफरेंस है। अब इसलिए पूछेगा ही भाई, आपको पता है कि जो यूरोपियन यूनियन है ना ये मोस्ट डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप है, लेकिन जो अफ्रीकन यूनियन है ना ये क्या है, कॉलोनियल लीगेसी से इन्फ्लुएंस है। अब क्या डिफरेंस होगा, हिस्टोरिकली यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन अफ्रीकन ऑर्गेनाइजेशन ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के लिए बना है। और इंस्टीट्यूशनली जो यूरोपियन यूनियन है ना वो सॉवरेनिटी और लीगलिटी इसमें बहुत ज़्यादा इन्फोर्समेंट होता है, तभी तो भाई ब्रिटेन बाहर हो गया। लेकिन इनमें क्या है ना, क्या बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन में ये बोलते हैं नहीं भाई हम लोग आपस में रिस्पेक्ट करेंगे, ज़्यादा इन्फोर्स नहीं करेंगे। इकोनॉमिकली है ना उनमें कॉमन करेंसी है यूरोजोन, इनमें कोई कॉमन करेंसी नहीं है। पॉलिटिकली जो यूरोपियन यूनियन है ना ये बेसिकली क्या है ना कलेक्टिव इंटरेस्ट को फॉलो करता है, लेकिन अफ्रीकन बोलता है कि ठीक है हम लोग आपस में इंटरनल अफेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना, प्रोटेक्टिव सोवरेनिटी को फॉलो करता है। सिक्योरिटी में वही है ना कि वो जो है नाटो को साइन कर लिया यूरोपियन यूनियन, ये बोलता है नहीं भाई हम लोग सेल्फ हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत बुरा ड्रीम है क्या, कॉलोनियलिज्म वाला है। हाँ, इसका वजह है ना इसके भाई मिस्टेक कुछ
डिफरेंसेस के साथ कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं कि इनमें ट्रेड कनेक्टिविटी अच्छी है, दोनों में म्यूचुअल कोऑपरेशन दोनों में ही हो रहा है आखिरकार, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है। कंक्लूजन में आप यही लिख सकते हैं कि क्या है ना कि जो यूरोपियन यूनियन है ना उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है और इसका कॉन्टेक्स्ट अलग है भाई, देखिए। हाँ, और दोनों जो है ना आज के टाइम में जो है ना वर्ल्ड आर्डर को सेव कर रहे हैं बेसिकली। तो कहने का मतलब जानते क्या है कि जनरल इन्फॉर्मेशन और लिखने का स्टाइल 2 चीज़ है, तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं रहता एग्ज़ाम में, इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। हाँ, ये ज़रूरी है बस।